करोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आज आपके साथ एक और महत्वपूर्ण विषय पर विचार मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे। और आज का विषय एक ज्वलंत विषय है। मौजूदा छात्र आंदोलन की प्रकृति, छात्र आंदोलन के कारण, मुद्दे और सत्ता का छात्र आंदोलन के प्रति दृष्टिकोण, रुख और इसके क्या दूरगामी असर पड़ेंगे। लगातार मीडिया में ये खबरें आ रही हैं और हमने लोक हरियाणा की टीम ने भी वहाँ पर जाकर देखा कि दिल्ली में जंतर मंतर के ऊपर हज़ारों हजार छात्रों का एक हजूम इकट्ठा हुआ है। वो शहीद भगत सिंह के फ़ोटो लिए, शहीद भगत सिंह के नारे लगाते हुए एक गांधीवादी संवैधानिक दायरे में एक आंदोलन चला रहे हैं। और इस आंदोलन पर एक बर्बर दमन हुआ है और इतना भयानक ढंग से लड़कियों को ब्रूटली पीटा गया है। उन छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले मारे गए, उन्हें लाठियों से पीटा गया और इस ढंग से डील किया जा रहा है कि जैसे कोई ये असामाजिक तत्व हैं, अपराधी हैं या किसी दूसरे देश से आए आतंकवादी हैं। सत्ता का एक निष्ठुर और एक निरंकुश तानाशाही रवैया आज पूरा देश देख रहा है और भुगत रहा है। इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद है नरेश दणोदा जी, जो भारत की जनवादी नौजवान सभा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के राज्य के सचिव हैं। आपका स्वागत है सर चैनल पर। धन्यवाद कुलदीप जी, और आपके चैनल को बधाई। बिल्कुल आपने वहाँ पे ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग करी है, ये हौसला दिखाया है। अपना जो है आप लोग अपनी टीम को लेके गए हो, वहाँ पे भाड़ा किराया तक अपने जेब से खर्च किया है। तो आप जैसे चैनलों की आज के टाइम पे कम से कम एक वैकल्पिक मीडिया की जो ज़रूरत है, तो आप जैसे चैनलों की बहुत बहुत बधाई। वहाँ पे इतने सारे लोग जो इस आंदोलन में सीधे रूप से शामिल थे, जो जख्मी हुए हैं, आपने वहाँ उनके इंटरव्यू लिए हैं। तो मैं आपके देखने वालों को, दर्शकों को अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज के टाइम पे ये वैकल्पिक मीडिया ही जो है वो है जो देश की जनता की आवाज़ जनता तक जो है लेके जा सकता है। तो सर, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो मौजूदा छात्र आंदोलन की जो प्रकृति है, जो इसके पैदा होने के कारक हैं, इसके अंदर जो विचारधारात्मक तत्व हैं और इसकी पूरी एक पृष्ठभूमि है, यही छात्र आंदोलन का जो स्वरूप है, इसके प्रति सत्ता का जो एक दृष्टिकोण है, या जो इसके भविष्य में क्या दूरंदेशी असर पड़ेंगे, थोड़ी इस पर आप एक संक्षिप्त टिप्पणी करें। असल में आप भी वहाँ पे शामिल थे, मैं भी वहाँ पे शामिल था। वो दृश्य जो था वो आँखों से ओझल नहीं हो रहा। मतलब जो वीडियो अभी आ रही है, बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जो हम तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी। ये ऐतिहासिक दमन था। कब सुना होगा, पहले कब हुआ होगा कि एक शांतिपूर्वक आंदोलन जिसमें लाखों की संख्या में और नौजवान शामिल हों और शांति से वो आंदोलन चल रहा हो और उसको कुचलने की कोशिश की जाए और इतने बर्बर तरीके से कुचलने की कोशिश की जाए, ये इतिहास में पहले कब हुआ होगा शायद जो है वो सोचना पड़ेगा। ये जलियांवाला बाग की याद दिलाता है। जलियांवाला बाग में एक गेट था, वहाँ पे अंग्रेज पुलिस खड़ी थी, जनरल डायर खड़े थे। यहाँ पे 5 गेट थे, लेकिन 5 रास्तों के ऊपर मोदी की पुलिस खड़ी थी, गुंडे खड़े थे मोदी के। आपने देखा होगा वर्दी भी जो है वो नहीं पहने हुए थे। वो कौन लोग थे? उनमें कुछ लोग पुलिस वाले भी थे जो बिना वर्दी के थे, पुलिस वाले जो अपने बैज नहीं लगाए हुए थे, पुलिस वाले चप्पलों में थे। अब ये क्या था, कौन थे, ये तो एक जांच का विषय है। इस
जिस तरीके से जलियांवाला बाग की बहुत लंबे समय तक जांच चली, इस बर्बरता की जांच होनी चाहिए। और जब जांच होगी इसके अंदर से बहुत कुछ निकलेगा। आप सोचो कि ये कोई आकस्मिक नहीं था कि आंदोलन कंट्रोल से बाहर हो गया और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। ये कोई आकस्मिक नहीं था, पूरा प्लान्ड तरीके से था। पहले से ही तय कर रखा था कि कैसे कैसे आंदोलन का दमन करना है। सुबह से ही 7:30 बजे वो इंटरनेट को बंद कर दिया गया। 7:30 बजे से इंटरनेट बंद। आप जो है बाहर जा सकते हो, आ सकते हो बाहर, लेकिन 2 किलोमीटर जाना पड़ेगा अगर आपको पानी पीना है तो। आप वहाँ पे शामिल थे। 2 किलोमीटर तक का जो पूरा बाजार जो है वो बंद कर दिया गया। आप कोई सामान लेके अंदर नहीं आ सकते। आपको बैरिकेड से गुजरते हुए जो है, आप इतने बड़े जुलूस प्रदर्शन में आप शामिल हो रहे हो, बैरिकेड में आप जो है अंदर पानी तक नहीं लेके जा सकते उन बैरिकेड्स को पार करते हुए। अगर आपको भूख लगी है, खाना खाना, तो आपको 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। अगर आपको टॉयलेट जाना है तो आपको 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। और सुबह से ही जो है ये विजेता दहिया ने भी अपने पोस्ट डाल रखी है, अभिजीत दीपके ने पोस्ट डाल रखी है, एक्स पे जो है ट्वीट कर रखा है कि ये कौन लोग हैं जो यहाँ पे जो पत्थरों का भरा ट्रक जो है यहाँ पे आया है सुबह सुबह। कुछ भी नहीं हुआ था उस टाइम पे। उस टाइम पे जो है इन दोनों ने जो है वो इसको चिता रखा है। आप लोग जो लोग आगे प्रोटेस्ट में थे, हमने देखा वहाँ पे आंखों से कि 6-7 गाड़ियाँ थी जिनके शीशे टूटे हुए थे, जो पूरी तरीके से टूटी हुई गाड़ियाँ थी, वहाँ पे पहले से खड़ी कर रखी थी और वो बिल्कुल बैरिकेड से पिछली साइड में खड़ी कर रखी थी। मतलब पूरा एक प्लान था कि पूरी तरीके से आंदोलन को दमन करना है पूरी तरीके से, और फिर दमन करने के बाद में इस तरीके से प्रचार करना है, क्योंकि इंटरनेट बंद कर दिया, लाइव कोई दिखा नहीं सकता। इस तरीके से प्रचार करना है कि ये सब कुछ जो है पुलिस को किसी मजबूरी में करना पड़ा। वहाँ पे पत्थर जो है, आपने देखी होगी वीडियो, मतलब आर्मी वाले जो है, सीआरपीएफ के जवान जो वो पत्थर फेंक रहे थे। मतलब इतनी भीड़ के अंदर अगर आप पत्थर फेंक रहे हो तो इसका मतलब समझते हो किसी न किसी के सर के ऊपर गिरेगा वो जाके पत्थर। निशाना लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस तरह का एक दमन, जितने भी हथियार थे जो है उनका प्रयोग किया गया, और उन्हीं बिखरे हुए पत्थर जो पुलिस ने फेंके, उन्हीं की जो है फिर मीडिया का भी चरित्र जो सामने देखने को मिला। मीडिया का हालांकि चरित्र जो है वो बहुत लंबे समय से एक्सपोज हो चुका है। मीडिया के बारे में बार बार बात करने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया को लोग भी समझ चुके हैं। मीडिया के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा जो देश का आज भरोसा नहीं कर रहा। मुख्य धारा का मीडिया जो है वो भरोसे के काबिल नहीं बचा। ये लोगों को समझ जाना चाहिए, और उन चैनलों के ऊपर अपने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, उनको सब्सक्रिप्शन की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। अल्टरनेटिव मीडिया जो आप जैसा मीडिया है उसको कुछ किसी न किसी रूप में सपोर्ट करने की ज़रूरत है आज के टाइम पे। तो ये जो पूरा घटनाक्रम जो है ये बहुत ही एक चिंता पैदा करता है कि मतलब कितना बड़ा सवाल था। आपका जो अभी तक जो बिल्कुल दुरुस्त और सही बात रखी, उसको थोड़ा यूँ समझा कि एक मतलब पूरी सरकार के इशारे पर प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, केंद्रीय अर्धसैन्य बलों ने पूरा का पूरा एक प्लानिंग के तहत दमन करने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम और स्ट्रक्चर खड़ा कराया। चाहे वो पत्थर मंगवाए गए, चाहे पत्थर मारे गए, गाड़ियाँ तोड़ी गई, एक प्रकार से दमन करने का एक मतलब एक आधार या एक तर्क गढ़ने की एक पूरी झूठ का एक मतलब तिलस्म खड़ा कराया गया सत्ता द्वारा। यही आपकी मतलब पूरी बात का भावार्थ है। ये भावार्थ नहीं, सब लोगों ने देखा, आपने भी देखा ही। ये किसी से छुपी हुई है ही नहीं चीज़। आज जो है, आज जमाना जो है वो 50 साल 20 साल पुराना नहीं है। आज जो है वो तकनीक बहुत आगे पहुंच चुकी है। सबने देखा, सबने अपने वीडियो देखे, सब कुछ
सबके सामने है। लेकिन अगर इस ढंग से चलता रहा ना तो फिर एक प्रशासन का, पुलिस मशीनरी का, वो भी एक संविधान के अंग हैं, या जो सत्ता के प्रतिष्ठान है, तो एक जिम्मेदारी पूर्ण आचरण कहाँ बचेगा? वो मूल्यबोध कहाँ बचेंगे जिनके लिए पुलिस अर्धसैन्य बल होते हैं, जिनके लिए उनकी स्थापनाएं की गई है, सरकारी खजाने से उनको तनख्वाह दी जाती है? तो वो एक तो आम इंसान की, आम विद्यार्थी की सुरक्षा के लिए होना चाहिए जवान, या उसको पीटने के लिए होना चाहिए? अब इस पर भी तो एक सवाल खड़े होंगे भाई, इनका जिम्मेदारीपूर्ण आचरण, इसकी जवाबदेही। और आप बात कर रहे हो जांच की, अब वो जांच कौन करेगा? अब मतलब आप कातिल से ही यूँ को ना आप इंक्वायरी करो, होगी कभी तो। अंग्रेज जलियांवाला बाग की भी जो है जांच करने वाले लोग थे, जांच करने वाली एजेंसियां थी, अलग अलग एजेंसियां जो है बाद में वो आएंगे। इसका पूरा मामला क्या था, क्या क्या हुआ है इसके अंदर, इसकी कहानी जब सामने आएगी तो ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां हैं। ये जो आंखों से जो जिन लोगों ने देखी है उनकी आप कहानी सुनोगे, उनकी पीड़ाएं सुनोगे, उनके साथ में महिलाओं के साथ में जिस तरीके से दरिंदगी करी गई है, महिलाओं के साथ में जिस तरीके से उनके कपड़े फाड़े गए, बदतमीजियां करी गई है। आपने फोटो देखा होगा, महिला की बिल्कुल छाती के ऊपर जो है एक जो पुलिस वाला, पुरुष पुलिस वाला जो है वो ऐसे मुक्का मार रहा है। मतलब इस तरह की तस्वीरें, वो पीछे से जो एक डंडा का जो आप मतलब शब्दों से जो भाषा नहीं बोल सकते, वो हमने वीडियो में देखी है। महिलाओं के प्रति बहुत गिरा हुआ व्यवहार किया है वहाँ। 14-15 साल के बच्चों के साथ में जो है मार पिटाई करी गई है। और वो एक बच्चा जो वो बोल रहा था, भगत सिंह की जो फोटो थे ले रखे थे मैंने, उसको जो फेंका गया, उसको तोड़ा गया, वो उसको उसके शीशे को पैरों तले से रौंदा गया। मतलब भगत सिंह से भी आपको इतनी एलर्जी है, इतनी दिक्कत है? मतलब जिस तरह का एक पूरा एक सिनारियो जो सामने आया है ना, ये और जो आप बात कर रहे हैं अभी, वो मूल्यबोध वो दूर की बात हो चुकी है। अभी जो है सेना जो है वो देश के लिए, समाज के लिए नहीं है। सेना चाहिए, उन्होंने गुलाम, जिस तरीके से गुलामों को जो आदेश दिया जाएगा वो उनको करना पड़ेगा। वो गलत और सही का कोई सवाल नहीं है। और शायद इन गुंडों की इसलिए ज़रूरत पड़ी होगी, इन जो बिना वर्दी के जो गुंडे थे या वर्दी में भी जो गुंडे थे, इन गुंडों के इस्तेमाल की क्यों ज़रूरत पड़ी होगी? क्या सेना सक्षम नहीं है किसी आंदोलन से निपटने के लिए? क्या हमारी पुलिस सक्षम नहीं है? इसलिए ज़रूरत पड़ी होगी क्योंकि उन्हें लगा होगा कि इस तरह की दरिंदगी जो है, एक सिपाही, एक देश का सिपाही अपने बच्चों के ऊपर शायद ना कर पाए, और कम से कम जो है एक करेगा, 2 करेगा, 10 करेंगे, सभी ना कर पाए। तो इसलिए जो है गुंडों की जो फौज को तैयार किया गया, जिसमें कोई दया नहीं, कोई मूल्य नहीं, जिसको बस कुचल देना सबको। ये जो दमन की पूरी एक विवरण आपने रखा, मतलब नृशंसता और भयानक दमन है, जो आज सुरक्षाकर्मी हैं वो सत्ता के एक औजार बन चुके हैं दमन का, गरीब किसानों को, विद्यार्थियों को पीटने के लिए, समाज के दूसरे तबकों को। खैर, जो अपना मूल मुद्दा है, ये जो छात्र आंदोलन की शुरुआत है, इस छात्र आंदोलन का मूल जो आप क्या मानते हैं, क्या कारण है जो इस मतलब पूरा उफान उस पर पहुंचा है? इसके मुख्य कारक क्या मानते हो? जो एक व्यापक सत्र का छात्र आंदोलन, अभी कई विश्लेषणकर्ताओं को मैंने सुना कि ये बताते हैं 1974-75 का बिहार छात्र आंदोलन, गुजरात छात्र आंदोलन, इमरजेंसी के खिलाफ विद्यार्थी लड़े थे, और उससे पहले फ्रीडम मूवमेंट के छात्र आंदोलन से तुलनाएं की जा रही हैं। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी जो छात्र आंदोलन हुए उनसे भी इस छात्र आंदोलन की जो व्यापकता है, आज शायद ही देश में कोई यूनिवर्सिटी बची हुई, उसका प्रांगण बचा होगा, कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अछूता नहीं होगा जहाँ विद्यार्थी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। तो इसका पीछे आप मूल कारण क्या मानते हैं, इस छात्र आंदोलन की व्यापकता का? असल में असली सवाल ही यही है, जो पहले दिन से जिस सवाल के ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी, उस चर्चा को ही गायब कर दिया गया है। मतलब विद्यार्थी जो है, अब अचानक सिर्फ एक जज ने कॉकरोच बोल दिया, इसलिए कोई आंदोलन नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए कोई आंदोलन नहीं हो सकता कि किसी ने कोई अपमानजनक शब्द बोल दिया, इसलिए जो है बड़ी संख्या में लोग जो है वो एक ऐसी सत्ता के खिलाफ आके खड़े हो गए जिसको तथाकथित जो है लोग ये महानायक की तरीके से जो है, तो उस सत्ता के जो शीर्ष सिंहासन पर बैठे व्यक्ति को जो है पूज रहे हैं। तो उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड है, जिसके ऊपर जिस चर्चा गायब करी जा रही है। चर्चा जो है
आंदोलन के व्यक्तियों के ऊपर जो केंद्रित करने की कोशिश करी जा रही है। बोल कौन रहा है? पूरे मीडिया के अंदर जो विमर्श है, बोल कौन रहा है, क्यों बोल रहा है, क्या बोल गया, उसे इससे इस धार्मिक भावना का आहत होगी, इससे ये हो गया। आज इस आंदोलन से शिक्षा का जो सवाल है, क्या देश की शिक्षा कभी भी इससे ज्यादा बुरे हालात में थी? क्या कभी भी देश को इस तरीके से एक के बाद एक 90 पेपर लीक का सामना करना पड़ा था? क्या पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा नहीं गई है? क्या सरकारी स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं दिखाई दे रहे, जबकि हमारे देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं? सरकारी स्कूलों से बच्चे क्यों जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में? मजदूरी करने वाला, दिहाड़ी करने वाला बंदा भी क्यों कोशिश करता है कि वो प्राइवेट स्कूल में जो है वो पढ़ाए? अब सरकारी स्कूलों के हालात क्या बन रहे हैं? सरकारी स्कूलों के अंदर जो पानी की सुविधाएं तक नहीं मिल रही, वहाँ पे बेंच तक की जो है सुविधाएं नहीं मिल रही, और स्कूल तो बिल्कुल अगली बात है। सरकारी स्कूलों में हरियाणा में आखिरी भर्ती कब हुई थी, याद है आपको? आखिरी भर्ती कब करी गई है अध्यापकों की? मतलब जिस तरीके का जेबीटी की भर्ती पिछले, जब से ये सरकार है, बीजेपी सरकार है, हरियाणा में जेबीटी की भर्ती नहीं हुई है। ये कितनी एक, जिसके ऊपर इस आंदोलन, ये आंदोलन था इसलिए जिसके ऊपर डिबेट हो। किसी भी देश में, किसी भी दूसरे देश में अगर इस तरह का कोई आंदोलन होता तो टीवी के ऊपर ये बहस हो रही होती, सरकार अपने तरीके से साबित कर रही होती कि शिक्षा व्यवस्था में हमने क्या सुधार किया है। विपक्ष या आंदोलनकारी जो है उस शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बात कर रहे होते कि शिक्षा व्यवस्था में कमजोरियां क्या है। इस आंदोलन से जो शिक्षा एक विमर्श का हिस्सा बनना चाहिए था, लेकिन विमर्श का हिस्सा जो है क्या बना जा रहा है? ये अभिजीत दीपके अमेरिका से आया है। अमेरिका से तो गदर पार्टी के लोग भी आए थे। देश को आजाद कराने ये क्या लॉजिक बनता है? मतलब जब प्रधानमंत्री मोदी जाए जो मतलब दूसरे मूल देशों मुद्दों में, को दरकिनार करने का पूरी एक योजनाबद्ध कोशिश है। हाँ, मतलब ये चाइना का एजेंट है सोनम वांगचुक। अब मतलब आप साबित क्या करना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? भाई तमाम ये जो विद्यार्थी जो है आपने पिटे, सोनम वांगचुक को तो नहीं पिटा नहीं आपने। कुणाल कामरा के ऊपर विमर्श चल रहा है, आपने कुणाल कामरा को तो नहीं पिटा नहीं वहाँ पे। पूरा विमर्श आप अभिजीत दीपके के ऊपर घुमा रहे हो, अभिजीत दीपके को तो नहीं पिटा नहीं आपने। आप पूरा विमर्श जो है विपक्षी पार्टी के नेताओं के ओर जो घुमा रहे हो पूरा विमर्श को, आपने उनको तो नहीं पिटा नहीं। पिटने वाले कौन थे? वो विद्यार्थी थे या नहीं? या आप उनको विद्यार्थी मानने से इनकार कर रहे हो, या आप उनको सबको चाइना का एजेंट बता रहे हो, या उनको सबको जो पाकिस्तान से जो है ये मान रहे हो कि पाकिस्तान से पैसे लेके वो ये आंदोलन कर रहे हैं। मतलब आपने जो है, मान लीजिए आप एक तरीके से, अगर आप ये मानते हैं कि वो किसी न किसी साजिश का ही शिकार है बच्चे, तो आपको तो हमदर्दी होनी चाहिए ना उनके प्रति। तो उनके ऊपर इतना जुल्म क्यों? अगर विदेशी फंडिंग हो रही है तो किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेवारी है। विदेशी फंडिंग क्यों हो रही है? अगर कोई देश में कुछ गलत काम हो रहा है, अगर आप मजदूरों का आंदोलन हो रहा है, पाकिस्तान करवा रहा है। अगर किसानों का आंदोलन हो रहा तो पाकिस्तान मतलब आपका कहने का पूरा दुष्प्रचार का एक पूरा का पूरा तिलस्म बनाया जाता, झूठ बोल बोल के बदनाम करने का, माहौल बनाने का। लेकिन जो एक मूल सवाल ये भी है ना, दो बातें इसमें देखिए जी। एक तो सवाल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लेके आई थी पीछे सरकार, बड़े ढोल बजवाए, डिंडोरे पीटे गए, मिठाइयाँ बांटी गई कि एक दुनिया की श्रेष्ठ जो एजुकेशन पॉलिसियों में से हम एक लेके आए हैं। और उसी एजुकेशन पॉलिसी में जो छात्रों के प्रतिनिधि कह रहे हैं भाई इसमें केंद्रीयकरण है, सेंट्रलाइजेशन है, इसके अंदर सांप्रदायिकरण है, प्रोफेशनलाइजेशन, कॉमर्शलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन भी बड़े पैमाने पे हो रहा है। और इसमें भी खासकर जो एनटीए का सवाल है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो एक प्राइवेट कंपनी को ही पूरा देश के पेपर जो स्टेट सरकारें लिया कर दी वो एक जगह ले आए, और उस एनटीए भी इसकी कोई उसकी जवाबदेही तय करो।
जो कोई बात ही नहीं हो रही। इस पर भी तो बात होनी चाहिए, एनटीए का समीक्षा हो, इन उसको मुद्दों भंग के किया ऊपर बात जाए। होना चाहिए था कि जिस एजेंसी को आप इतना पैसा दे रहे हो, वो एजेंसी जो है उसको पैसा इसलिए दे रहे हो कि कोई पेपर लीक ना हो, पेपर ठीक से हो पाए, और वही काम नहीं हो रहा, और आप उस एजेंसी से सवाल नहीं कर सकते। मतलब सवाल तो उस एजेंसी के ऊपर होने चाहिए थे। सवाल हो रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि वो इसका जो है ये अनशन के लिए जो है ये फंडिंग कहाँ से आ रही है। मतलब जो लोग दरी के ऊपर बैठे हैं उनके साथ में कुत्ते सो रहे हैं, आपने देखा नहीं है सीन? बिल्कुल, साथ में कुत्तों को सोते हुए देखा नहीं? वहाँ कुत्तों के पास सोने के लिए जो इतनी मतलब शाही जिंदगी जो वो बिता रहे वहाँ पे, वो पैसे कहाँ से आ रहे? सवाल ये हो रहे, सवाल होना चाहिए एनटी को, अभी एनटीए से सवाल होने चाहिए और आंदोलनकारी विद्यार्थियों से सवाल तो ये भी होना चाहिए। आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं केंद्र सरकार के कैबिनेट के, उनका जो कर्तव्य का निर्वहन करने में वो क्यों असफल हुए? उनके कार्यकाल में जो पेपर लीक हो रहे हैं या एजुकेशन का क्वालिटी डाउन हो रही है, जो मतलब विश्वविद्यालयों के ग्रांटें सीमित की जा रही हैं, या स्कूलों पर जो बजट खर्च नहीं हो रहे, उसके फेलियर और उसके डीमेरिट्स पर चर्चा होनी चाहिए। वह धर्मेंद्र प्रधान जी क्यों नहीं कर पा रहे? या मोदी जी के जो कार्यकाल में जो शिक्षा की हालात है उसकी कोई तथ्य पेश किए जाएं। आपकी अचीवमेंट क्या है? आप तो यूनिवर्सिटियों को बदनाम कर रहे हैं निरंतर। मतलब अगर आप देखा दूर ना जाओ तो हरियाणा के श्री नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बड़े मुस्कुराते हुए हंसते हुए बातें करते। अभी मैं एक आंकड़ा आया आगे पता चला कि पिछली बार से इन्होंने शिक्षा पर बजट ही कम कर दिया। हर जगह का मतलब हर इन बार मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? ये मुद्दे नहीं होने चाहिए क्या? मैं यही बोल रहा था जो आपने शुरुआत करी थी। सिर्फ एनटीए का सवाल नहीं, आपने वो नई शिक्षा नीति जो तय करी थी, नई शिक्षा नीति तो स्पष्ट कर देती है इनकी नीयत क्या है, करना क्या चाहते हैं। अभी नई शिक्षा नीति के परिणाम आ रहे हैं ना, ये नई शिक्षा नीति जब से लागू करी है उसके परिणाम अभी धीरे धीरे आने जो है वो सामने शुरू हो गए। अभी जो ये जो एग्जाम सिस्टम है, एक बार इसी के ऊपर बात करें। एक बार ये एनटीए एजेंसी का सवाल नहीं, किसी भी प्राइवेट कंपनी को क्यों दिया जा रहा है? और जब आपके पास सरकारी स्ट्रक्चर है तो आप प्राइवेट को क्यों दे रहे हो? कोई प्राइवेट कैसे विश्वसनीय हो सकता है? कोई भी प्राइवेट संस्थान के ऊपर आप भरोसा कैसे करोगे? वो मुनाफा कमाएगा, उसका बेस मुनाफा कमाना है, आप उसके ऊपर पूरा भरोसा कैसे कर सकते हो कि वो क्यों नहीं पेपर लीक करेगा? अगर उसको मुनाफा हो रहा है पेपर लीक करने में, उसको अगर एक पेपर लीक करने में उसको अगर 15-20 करोड़ रुपए मिल रहे होंगे, क्यों नहीं वो पेपर लीक करेगा? और वो 15-20 करोड़ का पेपर आगे जो दुकानदारियाँ चलती है उसके ऊपर बताने की ज़रूरत नहीं। सवाल तो ये भी है कि ये जो पूरा जो है केंद्र के मातहत जो पूरा जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, इसकी विफलता भी है। राज्य सरकारें क्यों नहीं ले सकती? अब राज्य पहले होते ही थे, राज्य सरकार के अंतर्गत होते थे, ठीक ठाक होते थे। ये नहीं कि पहले पेपर लीक नहीं होते थे, पहले की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था थी, कोई गोल्डन स्थिति थी। बहुत खराब व्यवस्था थी पहले भी, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब व्यवस्था थी, लेकिन आज ये शिक्षा व्यवस्था को खराब से बदतर स्थिति में जो है वो लेके पहुंच गई ना सरकार। तो, नहीं, दूसरा मैं जो बोल रहा हूँ उसी के ऊपर, एग्जाम सिस्टम के ऊपर ही बोल रहा हूँ। क्यों ज़रूरत है कि एक ही पेपर होगा जो तय करेगा आपका जो है, आप डॉक्टर बन सकते हो, आप कोई ऑफिसर बन सकते हो, आप पुलिस या फौज के लिए काम लायक हो? क्यों नहीं 10वीं के पेपर के जो है वो अंक क्यों नहीं जुड़ने चाहिए? 12वीं के पेपर में जो कितने नंबर आए हैं वो क्यों नहीं जुड़ने चाहिए? आपके ग्रेजुएशन में जो है कितने नंबर आए हैं वो क्यों नहीं जुड़ने चाहिए? मतलब होता था ना पहले। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम तो उसी पीढ़ी से है ना, जब ये बात करते थे भाई 10वीं में कितने नंबर आए इसकी ज़रूरत है, 12वीं में कितने नंबर आए जो नहीं इसके आधार पर मिलनी है नौकरी। तो अब एक उसके लिए एक टेस्ट भी रख दो। अब पूरा जब तामझाम ही एक टेस्ट के ऊपर ले जाकर छोड़ दिया तो उसको तो नोचने के लिए भी बहुत से गिद्ध मंडराएंगे। ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त बताया। इसमें एक सवाल और भी है जो ये मतलब पूरा एजुकेशन का जो बेड़ा गर्क हुआ है। असल में तो यूँ लग रहा है कि जैसे सरकार ने फैसला कर लिया कि हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अब बिल्कुल द्वार बंद कर देने हैं। शिक्षा के ही द्वार बंद कर देने, गुणवत्ता तो पीछे रह गई है।
सीने अभिनेता, बहुत ही सम्मानित, बहुत ही कमाल के कलाकार नसीरुद्दीन शाह ने जो है वो बिल्कुल स्पष्ट टिप्पणी करी है। जब जाहिल लोग सत्ता में बैठ जाते हैं तो वो चाहते हैं सब जाहिल रहें। ये बेस है, शिक्षा को बर्बाद कर देना है। शिक्षा जो है बस मठों में, मंदिरों में, मस्जिदों में जो है वहीं पे होगी, स्कूलों की ज़रूरत ही नहीं है। या फिर कुछ दुकानदार आलीशान जो है बड़े बड़े जो है वो प्राइवेट स्कूल होंगे जहाँ पे बड़े बड़े अमीरों के लोग जो है पढ़ेंगे। हमारे गरीबों के बच्चे जो है वो मठों में, मंदिरों में जो है वो उनके गुलाम बनने के लिए तैयारी करेंगे। वो दिमागी रूप से भी गुलाम, वो शारीरिक रूप से भी गुलाम बने। और उनके अमीरों के जो लोग हैं, जो नेताओं के बच्चे हैं, जो ऑफिसरों के बच्चे हैं, वो बड़े बड़े आलीशान जो है वो होटल टाइप, जो 5 स्टार होटल टाइप जो स्कूल है वो वहाँ पे पढ़ेंगे। वो बनेंगे, वो अफसर बनेंगे, वो नेता बनेंगे, वो पूरे देश को चलाने वाले जो वो शासक बनेंगे, और बाकी जो है वो गुलाम बनेंगे। ये आपने बिल्कुल बेहतरीन बताया। और सर एक बात और भी है, जो इस तरह नृशंस दमन के बाद इस आंदोलन का भविष्य आप क्या देखते हैं? ये भविष्य में क्या रूप लेगा ये आंदोलन? क्या ये आंदोलन अपनी जो इनकी मूल मांगे उनको एक बार जो भविष्य में आने की से पहले एक बार जो शिक्षा के ऊपर ही जो या बर्बादी का जो पूरा मुहिम चल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, उसके ऊपर आप बात कर ही नहीं पाए। वो क्या जी? ये जो शिक्षा का सांप्रदायिकीकरण किया जा रहा है। मतलब आप हर चीज़ को, आप एजुकेशन को भी हिंदू और मुसलमान के नज़रिए से देख रहे हो। आप जो है मतलब आप विद्यार्थियों को जो है वो शुरू से ही आप उनके दिमागों में जहर घोलना चाहते हो। आप उनको शुरू से ही जो है आप बनाना क्या चाहते हो, कैसे नागरिक बनाना चाहते हो? वो एक ऐसा नागरिक तैयार हो जो अपने पड़ोस में अपने साथ पढ़ने वाले अपने सहपाठी को दुश्मन की तरह देखे, क्योंकि आपने पढ़ाया है कि उसके बुजुर्गों ने कुछ ऐसा वैसा जो है कुछ किया था। मतलब ऐसा पूरी शिक्षा का जो सांप्रदायिकीकरण किया जा रहा है, ये और ज़्यादा खतरनाक बात है। ये पूरे देश को जो जिन जिन देशों में शिक्षा का सांप्रदायिकीकरण किया गया, जिन जिन देशों में धर्म की शिक्षा जो है वो मुख्य शिक्षा के ऊपर, जब धर्म की शिक्षा जिन देशों में हावी हुई, वहाँ पे किस तरह की नस्ल पैदा हुई, ये पूरी दुनिया के अनुभव, वो देश बर्बाद हो गए। उसी तरह की बर्बादी जो है वो हमारे देश की जो बर्बादी के लिए रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। मतलब जो धर्म की कट्टरता, अंधविश्वास, पोगा पंथ जो सिलेबसों में धकेला जा रहा है, ज्योतिष जैसे सब्जेक्ट भी ले आए, और मतलब एक प्रकार के जाहिल मस्तिष्क निर्माण करने की जो एक प्रोजेक्ट है, ये भी खतरनाक है। मैंने भूगोल का सांप्रदायिकीकरण किया जा सकता है क्या? मतलब धरती को धरती कहोगे, मतलब भूगोल का सांप्रदायिकीकरण कर दिया। आप जो है आप समुंदर, पहाड़, उनकी खूबियाँ, ये जो मिट्टी के अलग अलग जो वातावरण, उसकी जगह मठ पढ़ाए जा रहे हैं वहाँ के। मतलब कहीं तो आप छोड़ दो, आप गणित का सांप्रदायिकीकरण, मतलब वैज्ञानिक चेतना का बिल्कुल बाहर कर दिया गया एजुकेशन से धीरे धीरे। मतलब गणित का तक का सांप्रदायिकीकरण किया जा रहा है। इतिहास का सांप्रदायिकीकरण तो वो शुरू से हो रहा है। इतिहास को तो धर्म के चश्मे से देखने की वो शुरू से ही एक रिवायत है, दुनिया में जो है ये एक रिवायत रही है। यहाँ पर उन विषयों का सांप्रदायिकरण भी कर दिया गया जिनकी सोचा भी नहीं किसी ने। यहाँ पे भी सांप्रदायिकीकरण हो सकता है, यहाँ पे भी कोई धर्म को जो है इसमें घुसेड़ा जा सकता है कहीं। अच्छा, मैं थोड़ा ये और कहना चाहिए, जो इस आंदोलन का भविष्य में क्या रूप देखते हो आप? इस दमन से क्या ये आंदोलन कुचला जाएगा, या इस को मतलब अपने पुलिस और केंद्र सैन्य बलों और अपने गुंडों के दम पर क्या मौजूदा सरकार इसको कुचल देगी, या आंदोलन नए आयाम ग्रहण करेगा? क्या विद्यार्थियों की मांगे मानी जाएंगी, या इसका समाज पे क्या असर पड़ेगा? आप क्या देखते हैं? असल में जो तानाशाह लोग होते हैं उनकी एक खासियत होती है, वो दूरदर्शी नहीं होते। उन्हें अगले कदम पे क्या हो सकता है वो दिखाई नहीं देता। उन्हें लगता है कि वो राजा हैं, वो हमेशा ही राजा रहेंगे, पूरी दुनिया उनके गुलाम रहेगी। वो कम से कम जो दुनिया के जो तानाशाहों से भी नहीं सीख लेते। दुनिया के तानाशाहों के साथ में क्या हुआ है, हमारे देश को, कम से कम देश के प्राइम मिनिस्टर को, हम आदरणीय नरेंद्र मोदी महामानव जो पैदा ही नहीं हुए, बता रहे हैं मेरी माँ से पैदा ही नहीं हुआ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ,
उस नॉन बायोलॉजिकल आदमी को ये नहीं पता तेरे श्रीलंका में क्या हो रहा है, उसको ये नहीं पता बांग्लादेश में क्या हुआ, उसको ये नहीं पता तेरे पड़ोस नेपाल में क्या हुआ है। उसको एक नशा है कि मैं एक खौफ पैदा करूँगा, मैं एक डर पैदा करूँगा, और इस डर और खौफ से मैं जो है वो सत्ता के ऊपर काबिज रह सकता हूँ। आपने नौजवानों का अब देखा किस, आप तोप और बंदूक तो चला सकते हो, लेकिन उसके बदले में वो हर सैनिक को जाके जो फूल दे रहे हैं नौजवान, उनका मुकाबला आप कैसे करोगे? आप बम और पिस्तौल चला सकते हो, बम पिस्तौल का जवाब जब एक फूल हो ना, वो बहुत खतरनाक हथियार है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो भी बेनितो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर की राह पर चल रहे हैं, उन्हें एक बार इतिहास में पढ़ लेना चाहिए था उनका उनका क्या असर क्या हुआ, अंत क्या हुआ, या और दूसरे दुनिया के जो तानाशाह हैं उन मुल्कों की पूरी एक नस्ल बर्बाद होगी। और मतलब एक प्रकार से किसी लेखक ने भी कहा है कि तुमसे पहले तख्त पे जो बैठा था उसको भी अपने खुदा होने का इससे भी ज़्यादा भ्रम था। और एक प्रकार की जो ये तानाशाही है ये बहुत भयानक होगी। और ऐसा लगता है कि ये जो आंदोलन है विद्यार्थियों का, ये देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए बचाने का आंदोलन है। और ये जो है वो तो जवाब हुआ ही नहीं ना जो आपने पूछा था। ये आंदोलन जो है हर हाल में आप लिख के ले सकते हो। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी होगा। ये आंदोलन जो है किसी भी कीमत पे ये आंदोलन टूटने वाला नहीं है। ये आंदोलन जनता की ज़रूरत है। ये जनता जो अपना जहन जो है वो इसके लिए तैयार कर चुकी है कि ये आंदोलन हमारी अस्मिता का सवाल है। आपने एक वीडियो आज के देखी मैंने, कमाल की वीडियो थी। आप देखो वो वहाँ पे वाटर कैनन चल रहा है और विद्यार्थी जो है वो डीजे के ऊपर गीत लगा के उस वाटर कैनन के नीचे नहा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो जो खौफ के पैदा करने के हथियार हैं, वो खौफ जो है वो उस खौफ के साथ में खेलना शुरू कर देते हैं। एक टाइम के वो आता है जब डर जो है, डर खुद डरने लगता है कि करें क्या। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो लोग जो है वो टी शर्ट पहन के आ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस हमें मार दो, हम आप पे हाथ नहीं उठाएंगे। मतलब उनका मुकाबला कैसे करोगे आप? ये आंदोलन का आप दमन तो कर लोगे, आप लगातार जो वाटर कैनन चला सकते हो, गोलियां चला सकते हो, मार सकते हो, लेकिन कितनों को मारोगे? क्या आप दूसरी जनता लेके आओगे? आप किसान आंदोलन जो है वो गद्दार है, वो मजदूर आंदोलन जो है वो गद्दार हैं, शाहीन बाग में बैठे थे वो गद्दार हैं, ये जो नौजवानों का आंदोलन हुआ गद्दार। तो नई जनता गढ़ोगे, नई जनता के ऊपर राज करोगे। यही जनता है। यही जनता, अगर पूरी जनता आपके लिए गद्दार है तो गद्दार जनता नहीं, गद्दार आप हो। और जो गद्दार है वो एक न एक दिन जो है उसकी असलियत जनता के सामने आ जाती है। बेशक वो कितना ही मीडिया के तिलिस्म के पीछे छुपा रहे, एक दिन वो तिलिस्म टूटता है, वो तिलिस्म ढहता है, नए रास्ते बनते हैं, नौजवान नए रास्ते बनाते हैं, नौजवान समाज बदलते हैं। नौजवानों ने समाज बदला है, नौजवान समाज बदलेंगे। आपका इशारा ये है कि जो सरकार इन विद्यार्थियों पर लाठी मार रही है, ये कहीं ना कहीं ये जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह हैं जो माननीय वो गृह मंत्री हैं, ये खुद भारतीय जनता पार्टी अपनी कब्र अपने हाथों से खोद रही है। और इसकी कीमत इन्होंने भी चुकानी पड़ेगी और देश ने भी चुकानी पड़ेगी। तो आज हमने बातचीत करी इस छात्र आंदोलन की प्रकृति पे, स्वरूप पे, इसके अंदर जो सरकार का दमन हो रहा है उसकी चरित्र को समझा। और मैं लोक हरियाणा की तरफ से भी सभी दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो एक तहजीब और विरासत को समझें। भारत का देश गौतम बुद्ध की विरासत का देश है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विरासत का देश है, ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की विरासत का देश है, ये शहीद भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विरासत का देश है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत का देश है। हमारे पुरखों ने बड़े बड़े साम्राज्यों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में उस ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जिनका सूरज नहीं छुपता था पूरी दुनिया में। उस ब्रिटिश एम्पायर को भी एक दिन हार माननी पड़ी। और ये जो आंदोलन है इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है एक संविधान के दायरे में संविधान को बचाने के लिए एक अहिंसक सत्याग्रह
ये सबसे बड़ी ताकत होती है। और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो किसी भी झूठी खबर पर यकीन ना करें। आपके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आ रहा है, कोई खबर है आ रही है, उसको आगे फॉरवर्ड करने से पहले ये ज़रूर कन्फर्म करें, वेरीफाई करें कहीं झूठ तो नहीं। सत्ता द्वारा बोले जाने वाले हर शब्द को शंका की नज़र से देखें, उसको वेरीफाई करें और इन विद्यार्थियों को मुद्दों को समझे। ये हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश की नींव है। आपने समय दिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। वो शुरू वाला